हेलो एवरीवन। आज दिन कौन सा है पता नहीं, क्योंकि सूट वाले दिन वीडियो अपलोड होती नहीं है। तो ठीक है, वेलकम बैक। बिना दिन के दिन तो हमारा होगा, अगर आप और हम मिलकर कोई अच्छा स्टार्टअप करते हैं तो हमारा दिन बन जाएगा। आज हम बात करने वाले कंपनियां कैसे बनानी चाहिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ओपीसी रखें, वन पर्सन कंपनी, एलएलपी रखें, लाइबिलिटी लिमिटेड पार्टनरशिप, या फिर प्राइवेट लिमिटेड। एज ए स्टार्टअप अगर आप खुद का पैसा बूटस्ट्रैप कर रहे हो और आपके पास एक अच्छा सपोर्ट है जो आपको बैक सपोर्ट कर सकता है पैसे के लिए, इकोनॉमिकली, बाकी चीजों से भी, तो एलएलपी सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप मार्केट में आ रहे हो एंड यू नीड सम फंड, आप चाहते हो इन्वेस्टर्स को ऑनबोर्ड करना, आप चाहते हो इन्वेस्टर के थ्रू फंड उठाना, तो प्राइवेट लिमिटेड सबसे अच्छा होता है। देखो सिंपल सा गेम है, अगर आप गूगल मारोगे आपको 50 अलग से डिफरेंस मिल जाए कि एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड क्यों अलग अलग होते हैं। आप बेसिक समझो, एलएलपी इज लाइबिलिटी लिमिटेड पार्टनरशिप, जिसकी जितनी लाइबिलिटी है उतना लिमिटेड है। प्राइवेट लिमिटेड में डिपेंड ऑन इक्विटी और शेयर चलता है, तो आसान होता है इन्वेस्टर को ऑनबोर्ड करना। इन्वेस्टर इक्विटी खरीद लेता और आ जाता है। कई बार वो एलएलपी में अपने ऊपर लाइबिलिटी नहीं लेना चाहता। ठीक है, तो मुझे लगता है कि द बेस्ट पार्ट जब भी होगा इन्वेस्टर्स के लिए भी, जो इन्वेस्टर प्रीफर भी करते हैं, वो प्राइवेट लिमिटेड है। तो अब आप स्टार्टअप करने की सोच रहे हो तो पहले जाओगे प्राइवेट लिमिटेड पे। दूसरा एक बड़ा क्वेश्चन आता है, कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए कितने पैसे देने चाहिए। ठीक है, देखो कंपनी रजिस्ट्रेशन का कोई फीस मार्केट में तय नहीं है। ठीक है, जैसे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वी चार्ज ओनली 7,500, समटाइम ओनली 7,000 विथ ऑल गवर्नमेंट फीस। उसमें 2 डीएससी एड होता है, सब कुछ एड होता है। कुछ लोग 10,000 भी लेते हैं, कुछ 15 भी लेते हैं, और मैंने ऐसे देखा कुछ स्टार्टअप ने अपना कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए 25,000 भी दिए। नॉर्मली एक मैथ, मैंने अपने कुछ सीए से बात किया तो उन्होंने कहा था कि आप जो गवर्नमेंट फीस होगी उसके 3,000 रुपए जोड़ तो काम हो जाएगा। गवर्नमेंट फीस प्लस 3,000 रुपीज मैक्सिमम। तो आपको एक अच्छा स्टार्टअप के लिए सपोर्टिव सीए मिल जाएगा जो कंपनी रजिस्टर्ड कर सकता है। बट हाँ, आपको वो खोजना होगा। जिस तरीके से मार्केट में आप अपॉर्चुनिटी देख के अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो, प्रॉब्लम को सॉल्व करने को अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो, सेम सीए भी आपको प्रॉब्लम देख के खोजना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। आइडिया आ गया, अपॉर्चुनिटी आ गई, स्टार्ट करने का सोच लिया, स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कंपनी रजिस्टर्ड कर ली, बट नेक्स्ट, तो नेक्स्ट 2 ऑप्शन आते हैं। कई लोग सोचते हैं इंक्यूबेशन चूज करें या इंक्यूबेटर चूज करें, या कुछ भी ना चूज करें, मेंटोर चूज कर ले। मेंटोर पहले इस देश में चाणक्य की तरह होते थे जो चंद्रगुप्त को राजा बना देते थे। आजकल के मेंटोर ऐसे होते हैं जो एकलव्य का अंगूठा छोड़ो गला पहले मांगते हैं। इंडिया में सबसे मुश्किल काम है अच्छे मेंटोर्स को खोजना। 90% मेंटोर्स फेक होते हैं, और फेक ही नहीं होते, वो या तो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, उन्होंने बस अपना दुकान चला लिया। कुछ तो ऐसे होते हैं जो अपने आप को मेंटोर तो बना लेते हैं, बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो आप मुड़ के देखोगे तो वे स्टार्टअप से इक्विटी ले लेते हैं। आई एम योर मेंटोर तो गिव मी 3%, 4%। अभी लास्ट हमने किसी स्टार्टअप का सुना था, उसने 18% इक्विटी एडवाइजरी को दे दी थी। कुछ सीए, कुछ फिनांस गाय, कुछ सीएस वाले अपने आप को जबरदस्ती मेंटोर बना के रखते हैं, ताकि आप उनके अगर वो आपके मेंटी हो गए आप उनके, तो उन्हीं से आप ऑडिट कराओगे, उन्हीं से बैलेंस शीट कराओगे, उनका दुकान जिंदगी भर चलेगा। क्योंकि अच्छा मेंटोर खोजना दुनिया के सबसे टफ कामों में से। बट अगर आपको मेंटोर मिलता है तो दैट्स द बेस्ट पार्ट, कि आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करने से पहले मेंटोर लें। एक और चीज मिस हो रही थी, मैं ऐड कर देता हूँ। जब भी आप कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए जाओ, अगर आप खुद के लिए बना रहे हो तो दैट्स अ गुड पार्ट, बट अगर आप 2 दोस्त या 3 दोस्त मिलकर कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हो या कंपनी बना रहे हो, प्लान कर रहे हो, मैं हमेशा एक चीज प्रेफर करने बोलूंगा, फाउंडर एंड को फाउंडर एग्रीमेंट। आप किस बेस पे उसको कंपनी में ला रहे हैं, टेक के लिए ला रहे हैं, मार्केटिंग के लिए ला रहे हैं, ऑपरेशन के लिए ला रहे हैं, किस बेस पे आप इक्विटी उससे दे रहे हैं या आप इक्विटी डिवाइड कर रहे हैं, किस बेस पे। तो फाउंडर एंड को फाउंडर एग्रीमेंट इज द बेस्ट पार्ट जिसपे आपको काम करना। थर्ड एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है एनडीए। एनडीए आपको हर किसी के लिए रेडी रखना होगा, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। हर किसी के लिए रेडी रखना मतलब, अगर मैं किसी टेक कंपनी को बोल रहा हूँ हमारा टेक बना दो, तो क्या हमारा एनडीए रेडी है? अगर टेक वाला ने धोखा दे दिया तो? ठीक है, अगर किसी ऐसे इंप्लॉय को हायर कर रहे हैं जो हमारे लीगल या बाकी डॉक्यूमेंट जान रहा है, क्या वो किसी और को जाके बताना दे? हमारी कंपनी की डाटा तो लीक ना करे। तो एनडीए और को फाउंडर एग्रीमेंट्स ये बहुत जरूरी काम है आपको, जो कंपनी रजिस्ट्रेशन से पहले करना है, या तो फिर कंपनी जब रजिस्टर्ड हो जाती है उसके बाद आप किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके साथ करना चाहिए। अब आता है कि मेंटोर का, इंक्यूबेशन चूज कर सकते हैं या फिर मेंटोर, या फिर आप इंक्यूबेशन सेंटर जाके एक अच्छा मेंटोर उस इंक्यूबेशन सेंटर की गारंटी पे आप ले सकते हो। बट याद रखना, जब भी आप मेंटोर चूज करते हो, मेंटोर 2 तरीके से आते हैं। सम कम विद स्मॉल इन्वेस्टमेंट, जो छोटा मोटा पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं मेंटोर का,
सम कम विद द इक्विटी, जो कुछ इक्विटी लेते हैं मेंटोर करते हैं। सम आपको ऐसे सपोर्ट करते हैं, दे नो नीड टू फॉर एनी इक्विटी और एनी फंड, ठीक है ना, वो पैसा लेते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं कुछ टाइम तक। बट एज ए स्टार्टअप योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कोई अपना टाइम आपको दे रहा है तो आप भी उसे कुछ रिवर्ट बैक दें। बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे होते हैं कि मेंटोर को पूरा चूस लेते हैं, बट जब भी मेंटोर का बात आता है तो वो गायब हो जाता है, ठीक है। तो आपका भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेंटोर अपना टाइम दे रहा है, अपना नॉलेज आपको दे रहा है, तो आप भी उसको यूज कर रहे हो मार्केट में, तो आप भी उनको रिवर्ट बैक करो। दो चीजें फंसती है, एक आता है इंक्यूबेशन, दूसरा आता है एग्रीगेटर। एज ए स्टार्टअप आपको क्या चूज करना चाहिए? मैं हमेशा पहला ऑप्शन देता हूँ इंक्यूबेशन को, ठीक है, और आपको पहला देना चाहिए, पहला ऑप्शन देना चाहिए इंक्यूबेशन को। इंक्यूबेशन क्यों, आप इस बात को समझो। जिस तरह जब बच्चा पैदा होता है और वो बहुत कमजोर सा होता है, कई बार जब बच्चा पैदा होता है बहुत कमजोर होता है, मजबूत नहीं होता है, तो उसको इंक्यूबेशन में रखा जाए, कांच का बॉक्स होता है हॉस्पिटल में जहां उसको रखा जाता है, उसको ऑक्सीजन या बाकी चीजें दी जाती है। सेम जब आप स्टार्टअप होते हो, बहुत छोटे होते हैं, आपको लीगल कंप्लायंसेस नहीं पता है, आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स नहीं पता है, आपको ड्राफ्ट बनाने नहीं आते हैं, आपको एम्प्लॉय हायर करने का प्रोसेस नहीं पता है, आपको गो टू मार्केट स्ट्रेटजी नहीं आती है, आपको मार्केट प्रोडक्ट फिट है नहीं आती है, आपको स्टार्टअप के वर्ड्स नहीं आते। जब इन्वेस्टर बोल देगा आपका सीएसी क्या है, अब आपको पता नहीं सीएसी क्या है, आप क्या सेफ नोट पे डील करोगे, टर्म शीट कैसा होता है, अब एक एक टर्म शीट के लिए बार बार नए लोगों से मिलोगे, नए लीगल वाले को पैसा खर्च करोगे तो बहुत ज्यादा जाता है। ऐसे जगह आपको चाहिए कि इंक्यूबेशन का सपोर्ट, यानी जब आपका स्टार्टअप बहुत छोटा बच्चा हो या छोटा हो और मार्केट में जाने वाला हो, तो आपको चाहिए इंक्यूबेशन, जहां आपका स्टार्टअप हर चीज सीखे। जैसे बच्चा उस कांच में तब तक रहता है जब तक वो बाहर निकल के पूरी तरह लड़ने के मूड में ना आ जाए। सेम तो एज इंक्यूबेशन पार्ट आपको ये बात समझनी होगी कि इंक्यूबेशन जब इसलिए जरूरी कि आप उस अंडे से बाहर निकलो, ठीक है, तो आप दुनिया की सब चीज पता है, आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स पता है, आपको ड्राफ्ट पता है, आपको बात करना आता है, आप प्रेजेंट कर सकते हो, आप किसी मैटर पे फंसोगे नहीं, ठीक है। इंक्यूबेशन एक इसलिए पीरियड होता है सर, 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, कई लोग 18 मंथ का भी इंक्यूबेशन लेते हैं। और इंक्यूबेशन 3 टाइप पे आती है। पहला जिसको बोलते हैं आइडिएशन स्टेज, जब आपका सिर्फ आइडिया और आप काम करना चाहते हैं। दूसरा होता है प्री इंक्यूबेशन, जब आपके पास आइडिया आ गया, अब उससे आप थोड़ा आगे बढ़ के मार्केट में जा रहे हो, आप कंपनी रजिस्ट्रेशन और बाकी प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हो। तीसरा आता है इंक्यूबेशन। इंडिया में इंक्यूबेशन भी 3 टाइप के मिलते हैं। पहला होता है इक्विटी बेस्ड इंक्यूबेशन। इक्विटी बेस्ड जहां आपसे 3% या 5% इक्विटी चार्ज की जाती है आपके स्टार्टअप्स को अपने इंक्यूबेशन में रखने के लिए, ठीक है। दूसरा आता है चार्ज बेस्ड। चार्ज बेस में क्या था, हम आपसे इंक्यूबेशन के बदले कुछ पैसे लेते हैं, बदले हम आपको इंक्यूबेट करते हैं, हमारा मेंटोर एक्सेस, कम्युनिटी एक्सेस, सब कुछ आपको मिलता है। एंड दे चार्ज 10,000 रुपीज टू 5 लाख रुपीज। कोई भी इसका फिक्स नहीं है, हर कोई इंक्यूबेशन अपने हिसाब से चार्ज करता है, वो 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख सब कुछ हो सकता है। थर्ड इंक्यूबेशन कुछ प्राइवेट कंपनियां, कुछ एनजीओ चलाते हैं, उनका चार्ज बहुत मिनिमम होता है, लाइक 1,000 रुपीज पर मंथ, 3 मंथ का इंक्यूबेशन रखते हैं, कुछ फ्री भी रखते हैं, ठीक है। लेकिन मैं थर्ड वाले को कई बार प्रिफर नहीं करता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि एक मेंटोर अगर आता है और वो लेक्चर लेता है तो वो भी इंक्यूबेशन से चार्ज करता है, तो कई बार डिपेंड ऑन कंपनीज भी होती है कि वो किसको रखते हैं। तो ये 3 इंक्यूबेशन इजिली अवेलेबल है। आप जब इंक्यूबेट हो जाते हो, आपको बेसिक टर्म समझ में आने लगते हैं, आप समझ जाते हो इन्वेस्टर से डील कैसे करनी है, कंपनियों से डील कैसे करनी है, बात कैसे करनी है, इन्वेस्टर्स को अप्रोच कैसे करना है, गो टू मार्केट कैसे बनाना है, आपका जीटीएम को ठीक करने कैसे करना, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज ज्यादा, मार्केट फिट है या नहीं। जब ये चीजें आपकी कंप्लीट हो जाती है, देन यू गो टू एग्रीगेटर। एग्रीगेटर का इंडिया में ऐसा हिसाब है, एग्रीगेटर में नॉर्मली 2 तरीके के होते हैं, अब तो 3 भी बन गया। पहला तरीका सेम, वो भी इक्विटी चार्ज करते हैं। दूसरा होता है वो कई इनकी वजह से इक्विटी ना, एग्रीगेटर इक्विटी ना चार्ज करते हैं, चार्ज रुपीज लाइक 50,000, 30,000, थोड़े महंगे होते हैं एग्रीगेटर। एंड तीसरा जो होता है वो होता है कमीशन बेस, कि हम आपको फंड उठा के दिलाएंगे और जितना फंड आएगा उसमें हमारा 2% या 5% कमीशन होगा, और प्लस कुछ पैसे में इक्विटी होगा, ठीक है, वैल्यू में इक्विटी होगा। इंडिया में बहुत सारे इंडिकेटर भी है ये काम कर रहे हैं कमीशन बेस। याद रखना, इंक्यूबेशन का काम है आपको तैयार करना, इन्वेस्टर से मिलाना, इनसे मिलाना, बेसिक चीज तैयार करना। एग्रीगेटर का ज्यादातर काम होता है आपको फंड दिला के एक स्टेप और ऊपर ले जाना, यानी बिल्कुल आप आइडिया पे थे, जीरो पे थे, आपको इंक्यूबेशन एक सीढ़ी चढ़ाता है जहां आप चीजें समझना सीख जाते हो, आपको के साथ कोई फ्रॉड नहीं कर सकता, आप बेसिक बनाना सीख जाते हो, आपको कोई भी हेल्प चाहिए, जस्ट कनेक्ट इंक्यूबेशन सेंटर, वो आपको हेल्प करता है।
एग्रीगेटर से एक पैर ऊपर चलाता है, एक सीढ़ी और ऊपर, जब आप मार्केट में ग्रो कर चुके हो, अब आप मार्केट में हो, आपको आगे निकलना है, एक्स्ट्रा कस्टमर जाना है, ग्रोथ पकड़नी है मार्केट में, ठीक है, तो वहां फिर आपको फंड अरेंज करते हैं, आपको सीरीज राउंड तक फंड के लिए लेके जाते हैं, जहां आप अच्छे लेवल पे काम करो, वो ऐसी कम्युनिटीज को ऊपर लेके जाते हैं। यानी एक समझ लो आप केजी और प्ले स्कूल में ज्वाइन किया, क्लास 10 पास करके, वो इंक्यूबेशन था। क्लास 10 के बाद जब कॉलेज में घुसते हो या 11-12 के बाद आते हो, जहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अलग अलग चूज करते हो, ठीक है, तो वो पार्ट बन जाता है आपका एग्रीगेटर। तो ये दो सिंपल डिफरेंस मैंने बताया ताकि आपको ये समझे कि हाँ क्या चूज करना चाहिए। पहला याद रखना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी चाहिए, ज्यादा अच्छा होता है। दूसरा, आपको इंक्यूबेशन पहले लेना चाहिए, देन यू गो फॉर एग्रीगेटर। एज ए स्टार्टअप आपको जो अपने यूनिक पॉइंट पे काम करनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी आप आइडिएशन स्टेज में हो, डू योर मोर रिसर्च, ताकि आपको ये पता रहे आपका प्रोडक्ट मार्केट में कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे स्टार्टअप सर्टिफिकेशन पे, लाइक DIPP सर्टिफिकेशन क्या होता है और वो कैसे मिलता है, MSME उद्योग आधार कितना जरूरी है, कैसे मिलता है, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइज, जो भी आप प्रॉब्लम्स की बात करते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम आ सकती है स्टार्टअप, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसी में बात करेंगे कि एज ए स्टार्टअप फाउंडर आपको इंक्यूबेशन आने के बाद या बेसिक क्या क्या डॉक्यूमेंट्स के ध्यान देने चाहिए और किस किस के साथ आप एज ए स्टार्टअप अपने आप को मार्केट में प्रूव कर पाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।